बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग महत्वपूर्ण कथन आधुनिक भारत के इसकी सीरीज स्टार्ट किए थे। 3 पार्ट इस वीडियो के आ चुके हैं, आज चौथा पार्ट, जिसमें तमाम सारे महत्वपूर्ण कुछ और महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। किसने कहा, किसके संदर्भ में कहा, क्यों कहा, ये समझेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक, आप देखिएगा इन सारे कथन में से किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सारे कथन पूछे ही गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला कथन है, हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज ही रहेंगे। ये किसने कहा है? मैकाले ने कहा है। ठीक, मैकाले को नई भारतीय शिक्षा पद्धति का जनक माना जाता है। मैकाले को ही दोष दिया जाता है जो आजकल हम लोग मानसिक रूप से अंग्रेजी के गुलाम हैं। ठीक, बड़े छोटे छोटे स्तर पे आप देखते होंगे छोटे छोटे स्कूलों में कि अगर हिंदी बोल देता है तो बच्चा फ़ाइन पड़ता है। ठीक, हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रभाषा तो आप नहीं कह सकते हैं लेकिन राजभाषा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें से अंग्रेजी एक भी भाषा नहीं है। समझ रहे हैं, अंग्रेजी है ये नहीं है, फिर भी देखिए अंग्रेजी का ही बोलबाला है। हम लोग मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, अंग्रेजी के गुलाम हैं। आपस में ही आप देखें, अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो कितना इंप्रेशन तगड़ा पड़ जाता है, भले से उसकी नॉलेज नील हो, ज़ीरो हो। ठीक, फैक्चुअल नॉलेज में हो सकता है आप उससे ज़्यादा तेज हो, तो चूँकि फ्लुएंटली इंग्लिश भाषा उसकी इंग्लिश है, इस वजह से उसकी बात इम्पैक्टफुल हो जाती है। बट दरअसल समझने की चीज़ ये है कि भाषा इन्वायरमेंट से आती है, लैंग्वेज हमेशा इन्वायरमेंट से आता है। देखिए, बच्चा जब होता है तो उसको क्या पता कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं कि स्पेनिश बोल रहे हैं। उसको जिस माहौल में यहाँ का भारतीय बच्चा पैदा हुआ, भेज दीजिए स्पेनिश परिवार में पलने को, वही भाषा सीख जाएगा भाई। तो ये चाल थी एक तरीके से किसकी? मैकाले की। मैकाले इसमें दोषी हैं और उसने खुद भी कहा है कि इस शिक्षा प्रणाली से लोग जाति, और वो जानता था, उसका स्टेटमेंट था ये कि देखिए आज नहीं तो कल हमको भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा, हम कभी भी हमेशा किसी को गुलाम बनाए नहीं रख सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो अगर उनके दिमाग में हम लोग भर देंगे कि अंग्रेजी ही पढ़ना है तो वो आजीवन आने वाले कई सदियों तक, भले से हम लोग यहाँ राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली रूप से चले जाएं, लेकिन मानसिक रूप से वे हमारे गुलाम बने रहेंगे। और इस बात बड़ी विडंबना है, ये बड़ी दुख की बात है कि ये स्थिति आज भी बरकरार है, अभी भी ऐसा है। सच में मैकाले की बात सही साबित हो रही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, वे कई आंदोलन थे। ये किसने कहा है? C.A. वैली। ठीक, कई आंदोलन का मतलब आपको पता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कोई यूनाइट वे में नहीं हुआ था कि कोई एकता थी, सब लोग मिलकर एक प्लान बनाए थे कि इस दिन विद्रोह होगा। रैंडमली शुरू हो गया वो मेरठ से। उसके पहले मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, उन्होंने कारतूस में देखिए कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी और कारतूस को दरअसल दांत से खोलना होता था। तो इससे भाई धर्म भ्रष्ट हो रहा था, मुसलमानों की भी धार्मिक भावना आहत हो रही थी और हिंदुओं की भी धार्मिक भावना आहत हो रही थी। तो अचानक से बस विद्रोह शुरू वहाँ से हो गया। कहने का मतलब है कोई यूनाइट प्लानिंग के थ्रू नहीं हुआ था। अब देखिए, जितने लोग लड़ भी रहे थे वो अपने पर्सनल रीज़न से लड़ रहे थे, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, वो क्यों लड़ रही थी? क्योंकि भाई उनका उत्तराधिकार में उनकी सत्ता चली गई थी। ठीक, किसी की पेंशन बंद हो गई थी तो किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम। तो वो दरअसल छोटे छोटे कई आंदोलन थे, वो एक आंदोलन नहीं था। ये किसका कहना है? C.A. वैली का कहना है। ठीक, अगला देखते हैं। यह न भूलें कि निम्न वर्गों, उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक, स्वामी विवेकानंद जन्म कब हुआ था इनका? जन्मदिन कब पड़ता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा माने क्या? युवा मतलब नई सोच। युवा का अगर आप अर्थ समझें तो नई सोच होता है। और ये कहना है जैसे छुआछूत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है कि जो निम्न वर्ग हैं, जो उपेक्षित हैं, जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, जो मोची हैं, मतलब जिनको समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं है, चाहे वो जाति की वजह से, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, ठीक,
चाहे वो शिक्षा के रूप से, मान लीजिए कोई है तो उच्च जाति का, लेकिन शिक्षा के मामले में वो उस स्तर का नहीं हो सका, तो पता चल रहा है लोग उसका बायकॉट कर रहे हैं। तो इसलिए ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी आपकी भांति वो भी रक्त और मांस ही है। जैसे हमारे में रक्त बह रहा है वही रक्त उनमें भी बह रहा है, जैसे हमारे शरीर में मांस है वही मांस उनके शरीर में, दोनों लोग बराबर ही हैं, कोई एक अलग से नहीं है। ये बात किसी को भूलना नहीं चाहिए, वो भी आपस में भाई ही हैं, हमारी ही प्रजाति के हैं, सारे होमोसेपियंस हैं, ये बात भूलना नहीं चाहिए, विवेकानंद ने कहा था। अगला है, इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं। ये किसने कहा है? बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है थ्यूसिडाइजीज का, ठीक, थ्यूसिडाइडीज का कथन है, और बड़ी सही बात है कि इतिहास, देखिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं सिर्फ ना, हम में से सब इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई इतिहास के समय मौजूद नहीं था, कोई था थोड़ा ना कि क्या हुआ था कैसे हुआ था, वो सिर्फ एक निष्कर्ष हैं, और वो सारे निष्कर्ष केवल युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं। जो जो साक्ष्य मिलते चले गए, जो तर्क संगत साक्ष्य मिलते चले गए, उसी से कंक्लूजन निकाल लिया गया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो ऐसा हुआ होगा। जैसे कैसे कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, आपको 3-4 एविडेंस दिख रहे हैं, ये मिला ऐसा है, ये मिला ऐसा है। जैसे पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे ये एविडेंस मिला, ये इसकी ओर इशारा करता है, ये एविडेंस मिला, ये इसकी ओर इशारा करता है, ये भी इसकी ओर इशारा करता है, इसका मतलब है कि ये अपराधी है। तो इतिहास के सारे कंक्लूजन, सारे निष्कर्ष ऐसे ही युक्ति संगत तर्क पर आधारित हैं। ये थ्यूसिडाइडीज का कथन है, ठीक। अगला, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये कौन कहा था? लॉर्ड एटली। इन्होंने कहा था ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यही वाले लोग आपस में मरे कट्टे हैं। आपस में मतलब जिन्ना ही सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। आपको पता है एक समय हम सब लोग साथ में ही थे, लेकिन 1909 का पार्लियामेंट और सुधार, ठीक, ये सब बीज तो हालांकि उन लोगों ने बोया था, ब्रिटिशर्स नहीं बोया था, लेकिन अब फिर एक समय के बाद ये मांग इतनी मुखर हो गई, इतनी तीक्ष्ण हो गई कि वो दरअसल उनका कहने का मतलब था कि हम लोग जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार दरअसल आप लोग स्वयं हैं। अगला, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। किसने कहा था? अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन ने कहा था। जो गांव अलग अलग थे, ठीक, और एक समय स्वावलंबी, स्वावलंबी माने सब कुछ अपने दम पे करना। अगर मान लीजिए एक गांव था तो वो अपने दम पे सारी चीज़ें मैनेज करता था, किसी के ऊपर निर्भर नहीं था। उसको इस रेल ने, रेल जब पहली बार रेल चली उसने बेध दिया। बेध माने छीण कर देना, कम कर देना, ठीक, और उसकी प्राण शक्ति को और कम कर दिया। जैसे तीर घुस जाता है, ठीक, तीर आर पार निकल जाए तो क्या होता है? तीर बेध देता है, और जब बेध देता है तो भाई जाहिर सी बात है वो शक्ति तो कम ही हो जाती है, प्राण शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि कैसे कम हो गई? क्योंकि अब तक जो स्वावलंबी थे सब कुछ अपने ऊपर निर्भर था, अब रेल तुरंत तुरंत पहुंचाई दे रही है, तो अब वो निर्भर है कि जब रेल आएगी तब सामने वाले गाँव से सामान आएगा या कहीं और से सामान आएगा, तब हम लोग कुछ करेंगे। उसके पहले सारे गाँव स्वावलंबी थे। ये कहना अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन का। अगला है, घाघ, जिद्दी और स्वार्थी राजनीतिज्ञ। ये गांधी जी को कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड वेवेल ने कहा था। देखिए, गांधी जी एक महान राजनीतिज्ञ तो थे, नो डाउट, वो वास्तव में महान राजनीतिज्ञ थे। अच्छा, ये लोग तो भाई विपक्षी साइड के हैं। विपक्षी माने ब्रिटिशर्स, उन्होंने तो हमारे लोग पे इतना दिन से 200 वर्षों तक हम लोग को गुलाम बनाए रखा। दरअसल बनाए क्या रखा, हम लोग भी कहीं ना कहीं उनकी मदद किए, कहीं ना कहीं हमारे लोग के अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स थे जो उनको मदद किया कि गुलाम बनाए रखें। अदरवाइज यूनिटी होती तो किसी के बस का नहीं था कि गुलाम बना सके कोई भी। तो गांधी जी, आप जान रहे हैं, एक अवतार की तरह आप हम लोग गांधी जी को समझें कि अकेला हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति जो इतना बड़ा चमत्कार करके चला गया, चमत्कारिक पुरुष दरअसल था उसको, क्योंकि गांधी जी जिस भी आंदोलन में खड़े हो रहे थे पूरी जनता जनार्दन का उनको सपोर्ट मिल जा रहा था। जबकि अगर आप गांधी जी की तस्वीर देखें, कोई बहुत ना वो देखने में आकर्षक है, ना कुछ, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो लोगों को उनके प्रति आकर्षित करे। लेकिन फिर भी कोई तो ऐसी चमत्कारिक शक्ति थी, वो शायद चाहे उनकी भाषा शैली रही हो, चाहे उनके बोलने का वक्तव्य का तरीका रहा हो, और हर चीज़ को मनवाने की क्षमता, वो भी अहिंसक तरीके से। सबसे ज़्यादा प्रभावी जो लोगों को किया वो यही किया कि कोई ना हथियार उठाया, ना कुछ, फिर भी आज़ादी दिला दी। वो आपने गीत सुना है, दे दी आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, क्योंकि वो आज़ादी को लेके घाघ थे। घाघ माने जिसको चाहिए तो बस चाहिए, बस आज़ादी चाहिए, जिद्द होना, ये नहीं कि हम नहीं मिले तो अब असहयोग आंदोलन फेल हो गया तो रहने दो, अब हम दोबारा कुछ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, सभी नए अवज्ञा आंदोलन करेंगे, 10 साल की तैयारी के बाद करेंगे। ठीक, बेशक अहिंसा 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 है, लेकिन नहीं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे और करो या मरो का नारा देंगे। ये जिद्दी और स्वार्थी, उन्होंने अपने सेंस में कहा लॉर्ड वेबल ने। वास्तव में गांधी जी हमारे लोग के लिए, भारतीयों के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए वो महान राजनीतिज्ञ हैं। कथन ये लॉर्ड वेबल का है। ठीक, जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का व्यक्ति है, ये किसने कहा था? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था जवाहरलाल नेहरू को कि अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा माने क्या होता है? डिज़ायर, चाहना, विल, विश, इसको महत्वाकांक्षा बोलते हैं कि ये मिले। अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेहरू जी हालांकि बहुत कॉन्शियस थे अपनी छवि को लेके, इसी वजह से उन्होंने हिंदी मतलब हिंदुस्तान और चीन में जो समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, और उसके बाद जब चाइना ने अटैक किया, नेहरू जी को विश्वास ही नहीं था कभी। अगर उनको जरा सा भी डाउट होता तो बिल्कुल, भाई वो प्रधानमंत्री थे, वो प्रिपेयर तो रहते ही, लेकिन उनको जरा सा भी डाउट नहीं था कि चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा। और लोग कहते हैं कि 62 में जब चाइना से इतनी बुरी तरीके से हारे, यही सदमा नेहरू जी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा ये नहीं चाहते थे कि मेरी छवि खराब जाए। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को लेकर ही कश्मीर वाला मैटर भी थोड़ा बहुत फंसा था, तो उनको छवि को लेकर बड़ी अपनी कॉन्शियस थे, बड़ी महत्वाकांक्षी थी कि छवि अच्छी खासी बरकरार रहे। तो माउंटबेटन भी ये कहते हैं कि जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के व्यक्ति हैं। अगला है चालाक लोमड़ी और हर किसी से होड़ करने वाला हिंदू। ये किसने कहा गांधी जी को? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। चालाक लोमड़ी, ये सब वो उदाहरण है, ये वो तुलना है, ठीक, जो किसी खराब व्यक्ति से करी जाती है। हर किसी से होड़ करने वाला हिंदू, जिन्ना अपना खुद मुस्लिम थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा क्या? देखिए, कोई एक व्यक्ति सबकी नज़र में अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक, तो ये उनके दूसरे साइड की स्टेटमेंट, ये जिन्ना को लगता था कि चालाक लोमड़ी हैं ये, और हर किसी से होड़ का क्या मतलब? सबसे कंपटीशन की हम ही आगे रहें, बिल्कुल हम ही आगे रहें, ऐसा जानते थे वो गांधी जी को। अगला है, गांधी जी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की चिर निद्रा से जगा दिया है। ये नमक सत्याग्रह के समय कौन कहा था? अंग्रेज पत्रकार ब्रेल्सफोर्ड ने कहा था। देखिए, ये इनका भी, ये भी हैं विदेशी ही, लेकिन इनका ओपिनियन देख लीजिए कि एक राष्ट्र जो बहुत दिन से, शताब्दी माने सदियों से, 100 साल से चिर निद्रा माने सो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत दिन से सोया हुआ है और निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है, उसको उठा दिया है। कैसे? ये नमक सत्याग्रह, जो दांडी मार्च किया था गांधी जी ने, उसके बाद सभी नए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी, ठीक, ये अब राष्ट्रीय जग चुका है। जो अब तक सोया हुआ था उसको, मतलब सोने का मतलब लिटरली सोना नहीं, सोने का मतलब कि आज़ादी की इच्छा ना होना, पता ही ना चलना कि हम गुलाम हैं। अब सब लोग जग चुके हैं, देख रहे हैं कि वास्तव में हम लोग गुलाम हैं, पूरे देश में क्या हो रहा है, हमको भी हिस्सा लेना चाहिए। अगला है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। फिरौती माने क्या होता है? जैसे कोई किडनैप हो जाता है तो फिरौती की मांग करी जाती है ना, इतना पैसा दो, तब हम तुम्हारा बच्चा छोड़ेंगे, तब तुम्हारा बच्चा देंगे। तो वैसे ही लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि जिनके आंदोलन हैं ये राजनीतिक फिरौती हैं, कि आप जल्दी से हमारा देश छोड़िए वरना ये सारे आंदोलन होंगे, ऐसा मानना था लिनलिथगो का। अगला, 2 दिन शेर की तरह जीना ज़्यादा अच्छा है बजाय 200 साल भेड़ की तरह जीने के। ये टीपू सुल्तान का कथन है कि आप 2 दिन रहिए लेकिन शेर की तरह रहिए, ये नहीं कि 200 साल रहिए और गीदड़ की तरह रहिए या भेड़ की तरह रहिए। ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। शेर मतलब शान से, शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है, वो बिल्कुल शान से रहता है, किसी चीज़ का डर नहीं होता है। तो वैसे रहिए शेर की तरह, भेड़ की तरह मत रहिए। अगला है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है।
ये किसका कथन था? गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है कि राजा जनता के लिए बने। अगर किसी को कोई पद दिया जाता है, पद बने जो मुखिया का पद, राजा का पद दिया जाता है, वो दरअसल जनता के लिए ही है। जनता के सेवक होते हैं, जनता की सेवा करें। ये नहीं है कि जनता राजा के लिए बनी हुई है कि जैसा राजा नचाए वैसे सब लोग नाचें। ठीक, ये गोखले का कथन है। महात्मा गांधी का कथन है कि धर्महीन राजनीति गले की फांसी है। इस सेंटेंस को लेके, इस कथन को लेके बहुत तायद लोग गांधी जी पे आरोप लगाते हैं कि गांधी जी सेक्युलर नहीं थे। ठीक, धर्महीन माने राजनीति में उनका कहना था कि धर्म होना ही चाहिए। लेकिन दरअसल एक बात समझें, हिंदू मैथोलॉजी में आप देखें धर्म का मतलब प्रकृति से होता है। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना। ठीक, हवा का धर्म है बहना, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। धर्म माने क्या? प्रकृति। ठीक, प्रकृति है उसकी। तो इस तरह से बिना धर्महीन राजनीति गले की फांसी है। इंसान को धार्मिक होना ही चाहिए। धार्मिक माने नैतिक होना चाहिए। वो धार्मिकता को दरअसल नैतिकता से कोरिलेट करते थे। ठीक, अगला है, विदेशी संगीनों की मदद से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कौम हमेशा युद्ध की हालत में रहती है। मदन लाल ढींगरा का कथन था। ठीक, विदेशी संगीनों की मदद से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कौम, किसके? अपने ही देश के बारे में कहा, यह हमेशा युद्ध की हालत में ही रहती है। अगला स्टेटमेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यूरोप का दीपक अभी भी जल रहा है, हमें चाहिए कि अपना पुराना बुझा हुआ दीपक, उसकी ज्योति जला लें। समझे? जैसे देखिए, समझिए आप लोग कि यूरोप का दीपक अभी जल रहा है माने उसका विकास हो रहा है, वो विकसित है। और हम लोग जो पूरी तरह से गुलाम हो गए हैं, हमारा दीपक जो बुझ चुका है, हम लोग को चाहिए कि जाएं उसकी ज्योति से दीपक जला लें, सीख लें उनसे तमाम चीज़ें। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था। अगला है, भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कुंजी है, अगर हम भारत को खो देंगे तो साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा, पहले आर्थिक दृष्टि से फिर राजनीतिक दृष्टि से। ये किसका कहना था? लॉर्ड रादरमेयर का कहना था कि अगर भारत को हम खो दिए, जरूरी है कि हमारा साम्राज्यवाद चलता रहे, इसके लिए भारत का गुलाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम भारत को खो देंगे तो पहले आर्थिक दृष्टि से और फिर राजनीतिक दृष्टि से भी ब्रिटिश साम्राज्य पूरा ध्वस्त हो जाएगा। अगला है, क्रांतिकारी, अराजकतावादी तथा घृणा और हिंसा को उभारने वाला तथा अस्पष्ट स्वप्न देखने वाला रहस्यवादी राजनीतिक जिसमें यथार्थवाद का अभाव है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट किसका है? एनी बेसेंट का है, जो गांधी जी के बारे में उनके ऐसे ही ख्यालात थे। गांधी जी से उनकी कभी मैच नहीं करी। वो गांधी जी को, ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ, क्रांतिकारी, अराजकतावादी, अराजकता माने उठापटक मचाना, ये सब करने जो अराजकता फैलाते हैं, घृणा और हिंसा को उभारने वाला, केवल हिंसा फैलाने वाला, जबकि गांधी जी आजीवन अहिंसक थे। अस्पष्ट स्वप्न देखने वाला, केवल एक काल्पनिक दुनिया, उसी सपने में रहते हैं, उसी सपने में जीते हैं, उनका यथार्थ से वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, ऐसा एनी बेसेंट का मानना था। हालांकि गांधी जी ने एनी बेसेंट का हमेशा से ही सम्मान करा, उनको उनकी दी हुई सलाह को हमेशा ही माना, हमेशा माँ के रूप में उनका सम्मान किया। हालांकि राजनीतिक रूप से कभी भी दोनों लोग के मतभेद खत्म नहीं हुए। एनी बेसेंट के विचार गांधी जी को लेके कोई बहुत अच्छे नहीं थे। अगला है, विदेशी राजा चाहे वह कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राजा की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ये किसका कथन है? दयानंद सरस्वती का कथन है। विदेशी राजा चाहे लाख सोने का हो, ठीक, वो आपको सोने का मुकुट पहनाते, लेकिन वो देशी राजा के नॉर्मल मुकुट से खराब ही है। आप नॉर्मल मुकुट पहनिए, नॉर्मल चीज़ें रखिए, लेकिन राजा देशी ही रखिए, यानी अपने देश पे अपने लोगों का ही शासन हो। देखिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।